नमस्ते दोस्तों। सफल लोग कहीं और से नहीं आते हैं, वे हमारे बीच से ही आते हैं और कड़ी मेहनत के साथ कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। बस यही कोशिश करते रहना है, वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीए का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी क्षेत्र के कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो फिर उन्हें बस कड़ी मेहनत के साथ कुछ अलग करने की कोशिश होती है, जिससे कि आप कंपटीशन में आगे निकल पाए, ठीक है, आप सेलेक्ट हो पाए। तो बस कड़ी मेहनत करते रहिए, आप निश्चित ही सफल होइएगा। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 21 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले एक लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो है गुरेज घाटी। गुरेज घाटी कहाँ है? तो गुरेज घाटी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ये बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में है जहाँ पे गुरेज है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे क्योंकि ये लोकेशन जो है अभी हाल ही में न्यूज में आया था और यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उन्हें शीन कहा जाता है, याद रखिएगा, और वे सीना भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे पियोको भी पास में भी है, इसलिए इस लोकेशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी उसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, लोकसभा ने ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए जो है विधेयक पारित कर दिया है। इसमें मुख्यतः समस्या जो आ रही है, 97 जो एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो अभी भी निष्कासित है और उनके पीछे में इतना महत्वपूर्ण जो विधेयक है उसे पास कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा से। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र का जो है पूर्णतः हनन है। इसका लोकतंत्र के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ये इसी के कारण ये न्यूज में है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। जो तीनों बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो ये जो तीनों बिल हैं ये है भारतीय न्याय संहिता विधेयक, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, उसके बाद भारतीय साक्ष्य विधेयक, ठीक है। जैसे भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए तो आईपीसी 160 को प्रतिस्थापित कर रहा है ये कानून, ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, ये जो दूसरा वाला विधेयक है इसे प्रतिस्थापित कर रहा है सीआरपीसी को। जो दूसरा वाला विधेयक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, ये सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित कर रहा है। और जो तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको प्रतिस्थापित कर रहे थे। इन सभी चीजों को विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या संशोधन किए गए हैं, अभी बीच में बहुत से संशोधन किए गए हैं, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद एक और बात है, जैसे ये जो लोकसभा से संबंधित जो क्वेश्चन है आपराधिक कानून का, यहाँ पे एक एमसीक्यू भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है भारत का रक्षा बजट और शक्ति संतुलन की बात की जा रही है। देखा जा रहा है कि लगातार जो है भारतीय बजट से जो डिफेंस के क्षेत्र में लगातार जो बजट है उसका आवंटन कम कर दिया गया है, ठीक है। लगातार जो उसका दर जो है कम किया जा रहा है, लगातार जो प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग अपना भारतीयकरण करें, आत्मनिर्भर बने। इसी के लिए क्या किया जा रहा है कि इसका बजट कम कर दिया गया है विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए। इससे अनेक प्रकार के परिवर्तन भी देखने को मिले हैं, जैसे कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए लगातार जो संघर्ष चल रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का हो या फिर मिडिल ईस्ट में हमास और इसराइल के बीच में हो या फिर चीन का लगातार बढ़ता प्रभुत्व जो हिंद महासागर में, तो इसी कारण कहा जा रहा है कि हमें अपने सेना को सशक्त बनाए रखने के लिए जो पैसे हैं उसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी और उसकी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जो डिफेंस क्षेत्र में जो भारतीय बजट है उसको फंडिंग को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसी के लिए जो भी संबंधित चीजें होगी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, विश्व बैंक ने एमडीबी सुधार योजना पर कार्य करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे एमडीबी क्या होता है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, इसे क्या आवश्यकता है? जब इंडिया की G20 की अध्यक्षता कर रहा था उस समय भी कहा गया था कि विश्व बैंक ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान गठित एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह द्वारा रखी गई जो एमडीबी को मजबूत करने की सिफारिश की गई थी। इसी के लिए जो है टास्क फोर्स गठित किया गया है। तो इसकी क्या संभावनाएं हैं इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हाल ही में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 दिसंबर को नई दिल्ली में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जो है अजय बंगा से बातचीत की और पूछा गया कि विश्व बैंक की क्या सहभागिता है और इसके क्या रोल होते हैं। मल्टी डेवलपमेंट बैंक को मेनली जो बनाया जाता है, चाहे वो गरीब देश हो या फिर अमीर देश हो, एक समूह के रूप में बैंक को बनाया जाता है, जैसे कि विपरीत परिस्थिति में उससे लोन लिया जा सके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए लोन लिया जा सके, और या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आए तो वहां पे मदद लेने के लिए ये बैंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और इसकी क्या कार्यनीति है, सभी चीजों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लोकेशन डिस्कस करेंगे, गुरेज घाटी। तो गुरेज घाटी कहाँ है? तो उत्तरी कश्मीर में है, ठीक है। और इसके भीतर यहाँ पे दर्रा भी मौजूद है, जहाँ पे कारगिल है, लद्दाख के द्रास सेक्टर में
मुस्कोह घाटी से जुड़ा हुआ है, जो 1999 में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गुरेज घाटी की जो भूमिका थी 1999 के युद्ध के दौरान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। ठीक है, यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गुरेज घाटी है। ठीक है, गुरेज घाटी है, दाबर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पीओके का क्षेत्र है, ये इंडिया का क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दर्रा भी है, जैसे जोजिला हो गया, दाश हो गया। ठीक है, और एक टाइगर हिल भी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंटेड क्षेत्र दिख रहा है, इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, जो इसके इधर इंडिया है और इसके इस साइड में पीओके है। इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे कश्मीर घाटी में पाए जाने वाला गुरेज जो है वो नियंत्रण रेखा के पास स्थित है, जो इसे पाकिस्तान प्रशासन कश्मीर या फिर पीओके भी कहा जाता है के स्टोर और नीलम जिलों से अलग करता है। और स्थानीय निवासियों को यहाँ पे शीन कहा जाता है, जो कि शीना भाषा बोलते हैं, और पाकिस्तान जो पीओके के क्षेत्र में गिलगिट और बाल्टिस्तान में अपने समकक्ष के साथ समान पोशाक और सांस्कृतिक परंपराएं साझा करते हैं। तो यहाँ पे गुरेज घाटी के भीतर स्थित बुदुआव गांव अपनी जुम्बा याक के लिए जाना जाता है, जो अन्य याक की तुलना में छोटी नस्ल का। तो क्या होता है याक? एक जानवर है, और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और गुरेज घाटी ने कारगिल युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पहले ही मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो ध्यान में रखने की थी। मेनली जो है गुरेज घाटी कहाँ पे है उसका लोकेशन हम लोगों को देखना था, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंस रखता है, और ये सिर्फ और सिर्फ पीटी के एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है लोकसभा पासेज बिल टू रिप्लेस ब्रिटिश इरा क्रिमिनल लॉ। ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ थे, जैसे कि यहाँ पे क्लियर दे सकते हैं, ओल्ड लॉ जो थे जैसे इंडियन पिनल कोड 1860, उसको रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता बिल को साथ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसको भारतीय साक्ष्य बिल से प्रतिस्थापित किया गया। उसके बाद तीसरा बिल था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब कि सीआरपीसी 1898, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल के साथ प्रतिस्थापित किया गया। तो यही तीनों बिल को लाया गया। मेनली जो मुद्दा है, 97 जो एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर, वो अनुपस्थित थे संसद में, और इसके अनुपस्थिति में भी इतना महत्वपूर्ण 3 बिल को पारित कर दिया गया। तो यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी का पूर्णतः हनन है। ठीक है, लोकतंत्र के जो नियम है उसका पूर्णतः नजरअंदाज किया गया है। तो इसी के लिए इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तनकारी बदलाव के लिए मंच तैयार हो गया है। आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। तो यही तीनों बिल था, भारतीय न्याय संहिता विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक। ठीक है, तो इस फिगर में भी क्लियर कर दिया हूं। यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि लोकसभा ने 97 निलंबित सांसदों की अनुपस्थिति में 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। तो इसका उद्देश्य जो है सामूहिक रूप से पुराने कानूनों को बदलना है, जिससे कि बहस छिड़ गया है और कानूनी कार्यवाही में गहन बदलाव की भी आशंका है। बहुत से बदलाव भी किए गए हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। विधेयक में पुराने जो भारतीय दंड संहिता या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर सीआरपीसी को निरस्त करने से, और जो अभी वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार जो कानूनों में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, इसी का एक आधुनिक ढांचा है। तो प्रस्तावित प्रमुख सुधार क्या क्या किए गए हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड। ठीक है, जो भी भीड़ के द्वारा किसी की भी हत्या कर दी जाती है उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक इस अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करता है। यौन हिंसा के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। यौन संबंधों के लिए धोखे को एक अलग अपराध के रूप में नामित किया गया है। शादी का झूठा वादा करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद राजद्रोह और आतंकवाद की परिभाषा को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है, जिससे विधेयक जो है वो राजद्रोह को फिर से परिभाषित करता है, और आतंकवाद, अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह की व्यापक परिभाषा पेश किया गया है, जिससे कि इन अपराधों के कानून पर उपचार को सुव्यवस्थित किया जा सके। उसके बाद उत्तरजीवी के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की गई है। ठीक है, जिससे कि यौन हिंसा के मामलों में उत्तरजीवी के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग, उत्तरजीवी का मतलब होता है सक्सेसर, तो इसी पे कहा जाता है कि, तो इन्हीं के बयानों के लिए कहा जाता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो जाती है, जिससे कि सटीक और विश्वसनीय साक्ष्य संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कानून को लाया गया है, इस नए कानून में ऐड किया गया है। और त्वरित न्याय के लिए बढ़ावा देने की बात की गई है इस नए कानून में। विधेयक में आपराधिक न्याय प्रणाली में तेजी लाने और क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही, 90 दिनों के भीतर शिकायत की स्थिति प्रदान करना, मतलब कि उसको
कितना आगे बढ़ा है जो हम शिकायत किए हैं, उसको भी एक नए प्रावधान के रूप में इसमें ऐड किया गया है। और मामलों को वापस लेने से पहले पीड़ितों के साथ परामर्श करना और विशिष्ट अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत जैसे कि उपायों के माध्यम से पुलिस की जवाबदेही पर जोर देना, तो ये सारी नई चीजें ऐड की गई है। ठीक है, उसके बाद आपराधिक न्याय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे आधुनिकीकरण होगा। बिल जो है वो औपनिवेशिक युग के कानून से समकालीन युग के कानूनी ढांचे में बदलाव का संकेत देता है, जो उभरती सामाजिक चिंताओं को संबोधित करता है। जो वर्तमान परिस्थितियों में जो चिंताएं थी, उसको यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है नियंत्रित करने के लिए कानून के द्वारा। उसके जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता है यहाँ पे, तो तेज सुनवाई की बात की गई है यहाँ पे। आरोप पत्र या फिर अभियोजन मंजूरी के लिए निश्चित समय सीमा सहित प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य जो है वो मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाना है और जो अनुचित देरी होती है उस पर अंकुश लगाना है। उसके उसके बाद साक्ष्य की अखंडता, मतलब कि तलाशी और जब्ती की अनिवार्य वीडियोग्राफी पारदर्शिता पर वृद्धि होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और छेड़छाड़ नहीं हो पाएगा। जो टेम्पर कर दिया जाता है, जितने भी सबूत होते हैं, ठीक है, तो वो उससे बचाया जा सकता है, जिससे कि साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित होगी और पीड़ितों का सशक्तिकरण होगा। केस वापस लेने से पहले पीड़ितों के साथ परामर्श उन्हें कानूनी प्रक्रिया में सशक्त बनाएगा, जिससे कि पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और सुव्यवस्थित हिरासत अधिसूचनाओं के लिए एक पुलिस अधिकारी को नामित करना अनिवार्य और ऑनलाइन प्रकटीकरण और मतलब कि विजुअली जी प्रकट किया जाता है रेप के केस में, उसी की बात की जा रही है। और सजाओं में सीमित छूट, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, इसमें पुलिस की मुख्य भूमिका होगी। ठीक है, पुलिस के अधिकारियों की। उसके बाद राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ क्या होंगे इस नए कानून के। ठीक है, तो राजनीतिक जवाबदेही जो है, विधेयक इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति कानूनी परिणामों से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, जिससे कि निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद सार्वजनिक सुरक्षा, मॉब लिंचिंग और यौन हिंसा पर सख्त कानून जो है वो सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और कमजोर समूहों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा। और कानूनी प्रभावशीलता जो है वो भी बढ़ेगा, जिससे कि विधेयक का उद्देश्य जो है वो फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह मानकों को शुरू करके और मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाया जाएगा, जिससे कि भारत की जो सजा दर है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि भारतीय न्याय संहिता में अब 358 खंड है। शुरुआत में ये तीनों मिला के 356 धाराएं थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है, जिसमें से 175 जो है वो आईपीसी संहिता से ली गई थी, जिसमें बदलाव किए गए थे और 22 धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया था और 8 नई धाराओं को पेश किया गया था। तो ये चीजें हैं। ठीक है, आईपीसी में कुछ नए चेंजेज किए गए हैं, बहुत तीनों में बहुत से चेंजेज किए गए हैं। इसी पे बहुत दिनों से बहस हो रहा था, लेकिन समस्या ये है कि बिना 97 एमपी के ये पास किया गया है, तो इसी पे सवाल उठाया जा रहा है। अब इस पे निष्कर्ष क्या है, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 और उसके सहयोगी विधेयकों की शुरुआत जो है वो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से प्रेरित ये सुधार जो है वो कानूनी कार्रवाई को नए आकार देने और पीड़ितों को सशक्त बनाने और अधिक न्याय संगत कानूनी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये बिल जो है वो संसदीय जांच से गुजर रहे थे, अब तो पास हो गए हैं। ठीक है, इसलिए भारत के कानूनी परिदृश्य पर उनके प्रभाव की आशंका स्पष्ट होती है और साथ ही देश के लिए अधिक कुशल, प्रभावी और न्यायपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली की उम्मीद है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो अभी लोकसभा में पास किया गया है, 3 बिल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस में हो। ठीक है, वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। और जो भी अगर नहीं कवर हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। ये सही है या गलत? उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जा सकती। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट ही सही है कि राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक, ध्यान रखिएगा आपराधिक, सिविल वाला नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। और राज्यपाल की प्रलब्धियां और भत्ते जो हैं वो उसके कार्यकाल के दौरान कम भी नहीं किए जा सकते। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है उसका प्रावधान आर्टिकल 361 में है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसका
प्रावधान जो है वो आर्टिकल 158 में है। तो ये ध्यान रखिएगा, 361 और 158, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है इंडियाज डिफेंस बजटिंग एंड द पॉइंट ऑफ डेटरेंस। भारत के बजट में जो रक्षा का अनुपात होता है और उसके शक्ति का संतुलन का जो पॉइंट है उसी पे डिस्कस करना है कि लगातार जो है बजट से जो है डिफेंस के क्षेत्र में फंड्स का एलोकेशन बहुत कम होता जा रहा है, धीरे धीरे इसका दर घटता जा रहा है। तो इसके क्या कारण है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के मीडियम मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम ने अपनी लागत के कारण सभी खरीदों की जननी होने का सम्मान अर्जित किया, जो 2007 में लगभग $10 बिलियन आकी गई। एक दशक बाद की खरीद जो है वो 36 राफेल जेट का मूल्य सीमित था, क्योंकि आवश्यकता 126 विमानों की थी। तो यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल ईयर 23 तक कमी देखने को मिली है टोटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, डिफेंस के क्षेत्र में, ठीक है। इसी कारण कई आईएएफ प्रमुख ने आईएएफ में घटती स्क्वाड्रन ताकतों की बात की है, जो अब घटकर मात्र 32 रह गई है। 35 स्क्वाड्रन तक पहुंचने में 10 साल लगे, जैसा कि वर्तमान आईएएफ प्रमुख ने कहा, ठीक है। तो इसी की बात की जा रही है, विवेकपूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता है, ठीक है। इस परिस्थिति की विवेकपूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता है। सवाल यह है कि क्या सस्ती रक्षा से हमारे देश की रक्षा हो पाएगी? क्या सस्ती प्रभावशीलता रक्षा बजट आवंटन को आगे बढ़ाएगी? इसका सबसे अच्छा चित्रण जो है वो भारतीय वायुसेना द्वारा स्क्वाड्रन ताकत में कमी को दूर करने के लिए 97 और तेजस MK1 लड़ाकू विमानों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इसे 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान परियोजना द्वारा हासिल किया जाना था, जिस पर भारतीय वायुसेना जोर दे रही थी। तो प्रश्न को दोबारा समझने के लिए, क्या बजट को रक्षा क्षमता निर्धारित करने की अनुमति है? यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि बजट के कमी के कारण भी अगर रक्षा कमजोर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से साबित नहीं हो रहा है। तो यहीं पे बात की जा रही है कि जो हमारा बजट एलोकेशन है खास के डिफेंस के क्षेत्र में वो लगातार घटता जा रहा है। इसके क्या कारण है? जैसे कारगिल संघर्ष के दौरान जनरल बीपी मलिक की बात याद की जा रही है, जिसमें कहा जाता है कि हमारे पास जो है उससे हम लड़ेंगे। तो ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सभी जो कंट्रीज हैं वो डिफेंस के क्षेत्र में लगातार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो बीच में बढ़ा था, परंतु फिर से लगातार घटने लगा है। तो इसके क्या कारण है? तो क्या क्षमता से रक्षा के लिए आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए? उत्तरी सीमा जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है और हमारे पश्चिमी मतलब कि पाकिस्तान की बात की जा रही है, तो पश्चिमी पड़ोसी के वर्तमान सौम्य रुख अभी जो ठंडा है उसको जोखिम कम का संकेत नहीं माना जा सकता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं गैर प्रोफेशनल है, गैर पेशेवर है। जो अगर हम ऐसा सोचे कि अभी पाकिस्तान हमला नहीं कर रहा है तो वो कभी भी हमला कर सकता है। तो भारत को दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्तर में जो है वो चीन का खतरा है, वहीं पश्चिम में जो है पाकिस्तान का खतरा है। तो भारत अगले युद्ध को आगे बढ़ाने की योजना कैसे बनाएगा? इसके विवेकपूर्ण मूल्यांकन की अनिवार्यता जो है वो चुनाव, अभी वर्तमान समय में जो चुनाव है, चुनावी एक परिस्थिति के इन दिनों में अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। मतलब कि अभी क्लियर कहा जाता है कि चुनाव का समय है, तो लगातार जो जितने भी नेता हैं वो प्रलोभनकारी योजनाएं बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोट को आकर्षित कर सके। तो इसी के लिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो हमारा रक्षा का क्षेत्र है वहां पे आवंटन कम हो रहा है बजट से, जैसे कि मलक्का जलडमरू और आगे पूरब तथा हिंद महासागर के आसपास चीन को रोकने के लिए समुद्री शक्ति में वृद्धि की अपरिहार्य आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। सेना को भी आधुनिक बनने की आवश्यकता है, आधुनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके आकार को देखते हुए बजट की आवश्यकता काफी होगी। जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारतीय सेना में योजना और बजट छोटे तीव्र संघर्ष के लिए थे, ठीक है, लेकिन परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे रूस और यूक्रेन का इतना लंबा युद्ध चला, तो इसी के लिए हमें इससे सीखने की आवश्यकता है और अपने रक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी के लिए ज्यादा फंड्स के आवंटन की आवश्यकता है बजट से, यही बात की जा रही है यहाँ पे राइटर के द्वारा। तो यहाँ पे धारणा बदलने की बात की गई है, जैसे सशस्त्र बलों का नेतृत्व अब एक विस्तृत युद्ध परिदृश्य की कल्पना कर रहा है, मतलब कि ज्यादा लंबे समय तक युद्ध चलता है, जैसा कि यूक्रेन में देखा गया। यहीं पर आधिकारिक वेबसाइट वॉर ऑन द रॉक्स में एक हालिया प्रेस में कहा गया है, जिसका शीर्षक था आप अपने पास मौजूद औद्योगिक आधार के साथ युद्ध करें, न कि उस औद्योगिक आधार के साथ जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर बात है कि जो आपके पास संसाधन है उसी से आप युद्ध लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं जो आप सपना देख रहे हैं उससे आप युद्ध कर पाएंगे। तो इसी के लिए पहले हमें अपने जो डिफेंस सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमें ऐसी परिस्थितियां का सामना न करना पड़े कि कोई भी बात छिड़ जाए, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो,
तो हमारे पास पैसे के कारण जो है रक्षा के क्षेत्र में कंप्रोमाइज करना पड़े, पीछे हटना पड़े। तो इसी के लिए अपने रक्षा को ज़्यादा मजबूत करने के लिए बजट से एलोकेशन ज़्यादा मिलने की आवश्यकता है। अपने दूरदर्शी निष्कर्षों के साथ बहस पर जोर दिया गया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रचार प्रसार को देखते हुए इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है, इस बात को दोहराने की आवश्यकता है कि स्वदेशी अभियान अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसमें सशस्त्र बलों को किसी भी समय तकनीकी रूप से आधुनिक होना चाहिए। हालांकि स्थानीय रक्षा उद्योग को विकसित करने में दशकों लग जाते हैं, जिसकी आवश्यक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए आयात और स्वदेशी अभिवृद्धि के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता है, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो जनसंपर्क अभियान के बावजूद आयुध आपूर्ति श्रृंखला की वास्तविकताओं पर एक कठोर नैदानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो निकट से मध्य अवधि में लागू होगी। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, जैसे वास्तविक अर्थों में भारत का जो रक्षा बजट कमोबेश स्थिर रहा है। केंद्र सरकार के व्यय के प्रतिशत में रक्षा व्यय जो है वो राजस्व और पूंजी में गिरावट आ रही है। यहाँ पे इसी की बात की जा रही है। इसी कारण आज ये आर्टिकल आया कि 2012-13 में लगभग 16.4% बजट का जो है वो एलोकेट किया जाता था डिफेंस के क्षेत्र में। वहीं 2022-23 में ये घटकर 13.3% हो गया। तो रक्षा मंत्रालय ने पूंजीगत अधिग्रहण के लिए 2023-24 में 1,76,346 करोड़ की मांग की थी, लेकिन केवल 1,62,600 करोड़ आवंटित किए गए, जिससे कि 13,746 करोड़ का घाटा हुआ। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे बहुत से रक्षा समझौते जो नहीं हो पाए, जो नए नए उपकरण के लिए थे। ठीक है, तो रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना और सेवा विशिष्ट परियोजनाओं जैसे कि भारतीय वायुसेना द्वारा मानव रहित, ठीक है, हवाई वाहनों के लिए बाबा मेहर सिंह प्रतियोगिता और अन्य जो दो सेवाओं में इसी तरह की परियोजनाओं के माध्यम से स्वदेशीकरण पे सरकार का जोर प्रशंसनीय है। इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है स्वदेशीकरण के लिए, ये प्रशंसनीय है, परंतु उससे क्या होगा कि फंड को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमें डिफेंस के क्षेत्र में समस्या हो, खास के पैसे के कारण। तो चीन के जुझारूपन के परिणाम स्वरूप जापान जो है अपना जो है डिफेंस मजबूत कर रहा है। जापान का जो है रक्षा बजट दोगुना हो गया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार में वृद्धि की गई है देने में। उसके बाद क्षेत्रीय गठबंधन को नया आकार दिया जा रहा है और एक ऐतिहासिक यूएस दक्षिण कोरिया जापान शिखर सम्मेलन भी हुआ। यह नासमझी होगी, बल्कि यह अव्यवसाय भी, अगर हमारे यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है, यह नासमझी होगी और यह अव्यवसाय भी अगर हमारे रक्षा बजट को उसका वाजिब हक नहीं मिलता है और चुनावी अनिवार्यता के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अनिवार्यता खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब कि चुनाव आ रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने वोट पे आधारित ही खर्च करें, देश के सुरक्षा के लिए खर्च के बारे में नहीं सोचे। तो इसी के लिए ये आर्टिकल था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है वर्ल्ड बैंक सेटअप टास्क फोर्स ऑन एमडीबी रिफॉर्म प्लान। एमडीबी का मतलब होता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। तो इसके क्या फायदे हैं? अभी हाल ही में, मतलब कि कल ही बुधवार को ही, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने ही विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की, जो G20 भारत की अध्यक्षता के परिणामों और विश्व बैंक के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ उनके चल रहे जुड़ाव पर बातचीत हुई। ठीक है, तो इसी के लिए ये आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे इसी को देख लेते हैं। जो श्री बंगा की टिप्पणी जो थी वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री जो है निर्मला सीतारमन के साथ एक बातचीत में की गई, जिसमें कहा गया विश्व बैंक जिसे अन्य एमडीबी देखते हैं। ठीक है, विश्व बैंक जो है वो अन्य एमडीबी का प्रेरक है। ठीक है, तो एमडीबी के लिए सुधार रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी है। इन वैश्विक ऋणदाताओं को बड़ा बनने के लिए बेहतर और साहसी होने की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा विश्व बैंक के द्वारा कहा गया, विश्व बैंक के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया, जिसमें एमडीबी जो है, अब एमडीबी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेनली जो ये आर्टिकल मैं इसी के लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग एमडीबी के बारे में जाने। ठीक है, तो एमडीबी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश होते हैं। ठीक है, वे परिवहन, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे, यहाँ पे जो एमडीबी होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो हाई लेवल का होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, जिसमें वेस्टर्न कंट्री का ज़्यादा प्रभुत्व होता है। और दूसरा जो है डेवलपिंग कंट्री या फिर लिस्ट डेवलपिंग कंट्री जो है कुछ ग्रुप्स बनाकर, ठीक है, और उसमें एक बैंक बनाते हैं जिससे कि वे अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लोन ले सकें, या फिर जो प्राकृतिक आपदाएं आते हैं उसके समाधान के लिए लोन ले सके, मिटिगेशन, माइग्रेशन के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है इसके लिए लोन ले सकें। तो दूसरा ये हो गया। तो यही दोनों में अंतर था। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जाता है
परिवहन, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इसका जो भूमिका जो महत्वपूर्ण रहता है एमडीबी का। तो विकसित देश जो है वो एमडीबी ऋण देने में योगदान करते हैं, जबकि विकासशील देश आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिए उनसे उधार लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एमडीबी गरीबी को कम करने, बुनियादी ढांचे के विकास, मानव पूंजी को निर्माण करने के लिए आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों दोनों के विकास का समर्थन करने में सहायता प्रदान करता है एमडीबी। ठीक है, उसके बाद एमडीबी में विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर अमेरिकी विकास बैंक, तो ये सारे जो है वो एमडीबी में शामिल है। ठीक है, जिसका मैं यहाँ पे फिगर दे चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी एक लिस्ट दे दिया हूँ जिसमें प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक, ठीक है, जो प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, वो कौन कौन है। जैसे कि यहाँ पे विश्व बैंक समूह को छोड़कर और जितने भी महत्वपूर्ण एमडीबी हैं उनके क्या क्या वैल्यू है, संपत्ति है, उन कितना लोन दे सकते हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कि यूरोपियन निवेश बैंक, ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका इतना बिलियन है। उसके बाद पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। उसके बाद एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर अमेरिकी विकास बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपियन बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके बाद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। तो ये सारे जो हैं वो एमडीबी है। ठीक है, याद रखिएगा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। तो विशेषज्ञ क्या कहते हैं, विशेषज्ञ एमडीबी में सुधार की वकालत क्यों कर रहे हैं। इसमें सुधार इसलिए हो क्योंकि जलवायु संकट आ रही है। तो G20 विशेषज्ञ पैनल का तर्क है कि जलवायु संकट के कारण वैश्विक चुनौतियां, विशेषकर उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एमडीबी में सुधार की आवश्यकता है। दीर्घकालिक परिवर्तन, एमडीबी को दीर्घकालिक परिवर्तन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय सरकार द्वारा पहचाने गए सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर अपने संचालन को संरेखित करना चाहिए। उसके बाद निजी क्षेत्रों की भागीदारी में भी वृद्धि की बात की गई। निजी और संप्रभु वित्त पोषण हथियारों के ऐतिहासिक पृथक्करण से हटकर एमडीबी संचालन के लिए व्यापक निजी क्षेत्र की भागीदारी केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद समन्वय की बात की गई है। एमडीबी की सफलता जो है वो विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये ग्रुप्स का ही बैंक होता है। तो सुधारों का लक्ष्य जो है वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों, सार्वजनिक निजी के बीच समन्वय, विफलताओं को कम करने के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय भागीदारी लक्ष्यों, नीतियों, निवेश, वित्त पोषण की एकीकृत दृष्टि को आकार देने में राष्ट्रीय सरकारों की अधिक प्रमुख भूमिका होगी। ठीक है, भारत में भी पारंपरिक रूप से एमडीबी की उधारी कैसी रही, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जब भारत के प्रति विश्व बैंक की प्रतिबद्धता क्या क्या है, तो 1944 में स्थापित विश्व बैंक ने भारत को 97.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने का वादा किया है, जिसमें सक्रिय और बंद दोनों परियोजनाएं शामिल थी। तो कुल प्रतिबद्धताओं में 19% जो है वो सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए समर्पित किया गया है और 15% कृषि के लिए, कृषि, मछली पकड़ने, वनीकरण, और 11% जो है वो परिवहन क्षेत्र के लिए समर्पित किया गया है। और एशियाई विकास बैंक की क्या भागीदारी है भारत के लिए, तो मनीला में स्थित और 1969 में स्थापित एडीबी मतलब कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 59.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का वादा किया है, जिसमें परियोजना और तकनीकी सहायता दोनों शामिल थे। देख सकते हैं किस तरह के हम लोग भारत को इससे फायदा हुआ है, वर्ल्ड बैंक से हो या फिर एशियाई डेवलपमेंट बैंक से हो। तो कुल सहायता में से 34% परिवहन क्षेत्र में विकास के लिए, 25% ऊर्जा के विकास के लिए और 10% शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की क्या योगदान रही, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिनकी जो मुख्यालय है बीजिंग में है और 2016 में स्थापित किया गया, ने भारत को 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त पोषण मंजूर किया। इस राशि में से ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन के क्षेत्र में विकास करने की बात की गई है। उसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करने की बात की गई है। उसके बाद 12.6% आर्थिक लचीलेपन को नामित किया गया है, जिसमें कि शहरीकरण के बुनियादी ढांचे के विकास की बात की गई है। तो इसी संबंध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक AIIB निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो AIIB के 80 से अधिक सदस्य देश हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत जो है वो AIIB में सबसे बड़ा शेयर धारक है। तीसरा जो है, ये तो पहले ही गलत है, AIIB में एशिया के बाहर से कोई सदस्य नहीं है, ये भी गलत है। और इसी तीनों में से हमें चूज करना है कि उत्तर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो ये दोनों पहले ही गलत हो गया, तो सिर्फ ए सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। और अगर समस्या हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा। ठीक है,
तो ये थे आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किया। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे